हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यस1 क्लासेस में। कैसे हैं आप सब? क्या हाल चाल है? उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। हम इस नए वीडियो में देखेंगे उत्तर प्रदेश सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2018 में पूछे गए संस्कृत और अंग्रेजी के प्रश्नों के सॉल्यूशन को। 10 प्रश्न संस्कृत के और 10 प्रश्न अंग्रेजी के होते हैं, आपको पता होगा। सुपर डिजिट के सिलेबस में लैंग्वेज से कुल 40 प्रश्न पूछे जाते हैं और इसमें से जो 20 प्रश्न होते हैं वो हिंदी के होते हैं, आप जानते हैं। और जो फिर संस्कृत के 10 प्रश्न और इंग्लिश के भी 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, ये आपको पता होगा। तो जो हिंदी का प्रश्न मतलब 20 प्रश्न होते हैं वो मैं सॉल्व करवा चुका हूँ अपने पिछले वीडियो में। और आप ये वीडियो देखने के बाद अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा था मतलब देखा हो तो वीडियो को देखने के बाद डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। उसमें भी मैंने हिंदी के 20 प्रश्नों का एकदम डिटेल में अच्छे से सॉल्यूशन करवाया है। और इसमें भी हम संस्कृत और अंग्रेजी के प्रश्नों का डिटेल सॉल्यूशन करेंगे और वही उत्तर देखेंगे जो पीएनपी ने अपने ऑफिशियल आंसर की में दिया था। एक प्रश्न के एक से अधिक भी उत्तर दिया गया था पीएनपी के द्वारा। तो चलिए वीडियो देखते हैं प्रश्नों को। और अगर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको अंत में वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। इसको इरेज कर देते हैं पूरा। चलिए पहला प्रश्न ये रहा कि स्क्रीन पर। चलिए तो पूछा गया है पहला प्रश्न संस्कृत का। संस्कृत से ही स्टार्ट करेंगे हम कि कुत्र अव्यय का क्या अर्थ है। हो सकता है थोड़ा सा विजिबल कम हो क्वेश्चन क्योंकि मैंने कटिंग ही उठा लिया है। संस्कृत के प्रश्न टाइप करने में प्रॉब्लम हो रही थी तो मैंने कटिंग ही ले लिया। तो थोड़ा सा समझिएगा और मैं बोल ही रहा हूँ क्या लिखा है वहाँ। कुत्र अव्यय का क्या अर्थ है, तो कुत्र अव्यय का अर्थ होता है सिंपल कहाँ, ये सभी जानते हैं, ठीक है। और एक आंसर दिया गया था, अगर मान लीजिए कहाँ आपने नहीं लिखा, किधर लिखा, तो भी आपका आंसर उस समय सही माना गया था। तो कुद्र का अर्थ क्या हो गया, कहाँ और किधर। अव्यय अव्यय क्या होता है आप जानते हैं, ऐसे शब्द जिनमें मतलब लिंग या पुरुष और वचन के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है, वे अव्यय कहलाते हैं। तो ये रहा पहले प्रश्न का सल्यूशन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये रहा अगला प्रश्न। इसमें पूछा गया है प्रश्न 2 कि एचो अय वायावह सूत्र किस संधि का विधान करता है, मतलब यह किस संधि में प्रयोग किया जाता है। आप ऐसे भी कह सकते हैं किस संधि के लिए। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वह सबसे पहले आप जान लीजिए आंसर क्या हो जाएगा, अयादि संधि। क्या, अयादि संधि। ये बात करेंगे इस सूत्र का प्रयोग कैसे किया जाता है उसका भी। और मान लीजिए अगर अयाद नहीं लिखा गया था उस समय और किसी ने स्वर संधि सिर्फ लिख दिया था, क्योंकि स्वर संधि के अंतर्गत ही तो अयादि संधि आएगा ना, तो उसका भी आंसर सही माना गया था। अब एचो अय वायावह जो फार्मूला है उसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी वर्ड एच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, एच प्रत्याहार मतलब आप जानते होंगे कि एओंग ए औच ए औच फार्मूला होता, मतलब जो माहेश्वर सूत्र होता है उसमें आता है। तो एच के अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आते हैं आप जानते होंगे। ए आएगा, ओ और ए, उसके बाद औ, ठीक, ए औच। अब फार्मूला क्या है कि इन शब्द मतलब इन वर्डों के बाद कोई भी स्वर आ जाए, कोई भी स्वर आ जाए, तो मैं आयादी संधि बता रहा हूँ तो क्या हो जाएगा कि एक जो ए है मतलब पेंशेंस, ए किस में बदल जाएगा फार्मूला के अनुसार, आई में, किस में, आई में, ओके। चलिए और ओ किस में बदल जाएगा, ओ बदल जाएगा यहाँ देखिए फार्मूला में अव, किस में, अव में। चलिए आगे ए किस में बदल जाएगा, ए बदल जाएगा आय में, ए, ओके, आय में बदल जाएगा। और औ किस में बदल जाएगा, लास्ट में देखिए क्या लिखा है, आवह लिखा है, तो इसका मतलब आव में बदल जाएगा, ठीक। ये रहा फार्मूले का एक्सप्लेनेशन। तो यही इसमें पूछा गया था कि यह फार्मूला किस सूत्र में प्रयोग किया जाता है, तो अयादि संधि या फिर स्वर संधि, ओके। चलिए उम्मीद है आपको ये भी अच्छे से समझ में आया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल्स जैसे आप जान सकते हैं पवन भी अयादि संधि का उदाहरण है, ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, जैसे हरइये भी कर सकते हैं, ओके। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 3।
तो इसमें कहा गया है कि सह चौरेभ्यः विभेति, इस वाक्य में जो चौरेभ्यः पद में किस विभक्ति का प्रयोग किया गया है? तो इस जो चौरभ्य है उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। कौन सी विभक्ति? पंचमी विभक्ति। ओके, चलिए इसका आंसर हो जाएगा पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। ये डायरेक्ट था कि बस आपको चौरभ्य पता होना चाहिए, बस कुछ दिमाग नहीं लगाना था एक्स्ट्रा। ये देखिए, इसमें कहा गया है कि प्रश्न 4 कि पठनीय पद में कौन सा प्रत्यय लगा है। आप जानते हैं प्रत्यय हमेशा शब्द के बाद लगता है, मतलब मूल शब्द के बाद। तो पठनीय में कौन सा प्रत्यय लगेगा? आप देख लीजिए, अनीय कौन सा? देखिए पठन ईय, तो हम क्या सबसे पहले क्या लिख सकते हैं? अनीय। ओके, पठन प्लस अनीय, ये रहा प्रत्याहार, मतलब सॉरी प्रत्यय। और या तो फिर आप और क्या लिख सकते थे? अनियर, ठीक, अनियर प्रत्यय। इन दोनों में से मतलब जो भी उस समय लिखा गया था, जिसने भी लिखा था उसका आंसर सही माना गया था, अनी या फिर अनियर। ओके, चलिए इसका प्रश्न, इस प्रश्न का उत्तर ये हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 5। ये इसमें क्या दिया था? गद्यांश आपको दिया गया था। तो गद्यांश क्या है? सबसे पहले निर्देश दिया गया था कि नीचे दिए गए अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो सबसे पहले हम मतलब आप पढ़ सकते हैं पूरा कि यह मतलब गद्यांश क्या दिया है कि एकदा राजकुमार सिद्धार्थ विहाराय उद्याने गतवान। तो आप पूरा पढ़ लीजिए। यह वही वाला हंस वाला मतलब कहानी है कि जो सिद्धार्थ ने हंस को बचाया था और उनके भाई ने मतलब मारा था उसको, ठीक है, देवदत्त ने। तो यही पूरी कहानी है। बस हम प्रश्न पढ़ते हैं और फिर उसके बाद देखते हैं कि प्रश्न क्या, मतलब प्रश्न पढ़ने के बाद हमें लग रहा है कि हमको पैसेज पढ़ना चाहिए, अगर पढ़ना चाहिए तो पढ़ेंगे, वरना हम ऐसे ही उत्तर दे देंगे। तो इस प्रश्न में पूछा गया है कि विलोक्य विलोक्य इति पदस्य गद्यांशे पर्याय पदम किम प्रयुक्ति। मतलब ये जो विलोक्य मतलब विलोक शब्द है, उसका अर्थ और क्या हो सकता है जो कि इस पैसेज में दिया गया हो, ठीक है। पर अब पहली बात, विलोक्य मतलब होता क्या है ये जानिए। तो विलोक्य मतलब होता है मतलब देखना, क्या होता है? देखना या फिर देखकर, ठीक। अब इसका आपको करना क्या है कि मतलब और एक वर्ड लिखना है जो कि सेम मतलब अर्थ दे और इस पैसेज में प्रयोग भी हुआ हो। तो यहाँ देखिए, जब आप पढ़ेंगे तो तम दृष्टवा सिद्धार्थ, ये वर्ड भी आ गया, मतलब यहाँ लिखा गया। तो दृष्टवा मीन्स भी क्या होता है? देखना ही होता है। तो यही हमको उत्तर लिखना था, क्या? दृष्टवा, मतलब अब संस्कृत में ही, क्योंकि पैसेज में जो वर्ड लिखा है हमको वही उत्तर देना था, ठीक। तो इसका उत्तर हो जाएगा दृष्टवा। या फिर मान लीजिए ये आपने नहीं लिखा था, ये भी उत्तर आप मतलब उस समय सही माना जाएगा, ये वाला जो नीचे नहीं होता वो, ठीक है। ये भी आंसर दोनों सही माना गया था, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। बाकी आप पैसेज पूरा पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 6। इसमें क्या कहा गया है कि नीचे दिए गए अपठित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो आप पढ़ सकते हैं, ये रहा पद्यांश। तो प्रश्न क्या पूछा गया है कि अस्माकं वसुंधरा कीदृशी वर्तते, ठीक। तो पद्यांश देख लेते हैं। एक लाइन का दिया है, मतलब 2 लाइन है टोटल। दाने तपसि सर्वे शौर्ये च विज्ञाने विनये नये विस्मयो न ही कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। मतलब कहा गया कि हमारी पृथ्वी को और क्या कहा गया है इसमें, ठीक है। तो और क्या कहा गया है? हमारी पृथ्वी को कहा गया है बहुरत्ना। क्या कहा गया है? बहुरत्ना। तो इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बहुरत्ना। मतलब आपको पढ़ के उत्तर देना था, ये रहा, ओके। ये करेक्ट आंसर था प्रश्न 6वें का। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 7वां। इसमें पूछा गया है कि पंचग्रामम में कौन सा समास है। तो पंचग्रामम में कौन सा समास है? 5 गांवों का समूह, आप जानते हैं। हाँ, वो क्या आ गया, मतलब गिनती से संबंधित आ गया 5। तो हमेशा जब भी ऐसा पहला पद क्या हो, संख्यावाचक हो या वाचक हो, तो वहाँ कौन सा समास होता है? आप जानते हैं, द्विगु समास, ठीक, द्विगु समास। चलिए इसका आंसर हो जाएगा द्विगु समास। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 7।
हो गया। 8वां देखेंगे, इसमें पूछा गया कि बालिका शब्द के प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप लिखिए। लिखिए मतलब क्या होगा, क्योंकि लिखने वाला ही मतलब पेपर ही था, डिस्क्रिप्टिव ऑप्शन तो था नहीं। तो बालिका का आपको रूप पता होगा, प्रथमा विभक्ति आपको पूछा गया है, सबसे पहले आप ये, ठीक है। तो फिर ये रहा एक वचन, और ये फिर क्या हो जाएगा द्विवचन, उसके बाद बहुवचन, आप जानते हैं। तो एक वचन में तो सिंपल हो जाएगा बालिका, क्या हो जाएगा बालिका, और फिर द्विवचन में क्या हो जाएगा बालिके, और बहुवचन में क्या हो जाएगा बालिका, बालिका, यस। तो हमसे यही पूछा गया था कि बहुवचन का रूप बताइए, तो बहुवचन का रूप कौन सा हो जाएगा बालिका। मतलब ये इतना पूरा नहीं लिखना था आपको, सिर्फ लिखना था बालिका। बालिका शब्द का प्रथम विभक्ति और बहुवचन का रूप यही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9। इसमें पूछा गया कि प्रत्येकम पद में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है, ठीक है। तो प्रत्येकम मतलब आप जानते होंगे प्रति प्लस एकम, तो कौन सा उपसर्ग हो गया प्रति उपसर्ग हो गया, ओके। ये इसका इस प्रश्न का उत्तर हो गया, ये भी काफ़ी इजी था। तो हो गया प्रश्न 9वां। प्रश्न 10वां देखेंगे, ये काफ़ी मतलब अच्छा प्रश्न है कह सकते हैं। और इसमें क्या है कि देखिए पूछा गया है कि सुखार्तः में कौन सी संधि है, एक मिनट, यस, सुखार्तः में कौन सी संधि है। तो मतलब आप देखेंगे कि एक नया वर्ड है, मतलब ये संस्कृत में एक नियम होता है कि सबसे पहले इसका हम विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, विच्छेद हो जाएगा सुख प्लस ऋत, क्या हो जाएगा मतलब री वाला ऋषि, एक मिनट सॉरी, यस रीत, ये इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। अब एक रूल होता है, स्पेशल रूल होता है मतलब संस्कृत में कि रीते च तृतीया समासे। इसका मतलब ये हुआ कि मतलब उस शब्द में क्या आना चाहिए रीत आना चाहिए, और उसमें तृतीया मतलब तृतीया क्या हो तत्पुरुष समास हो। तो उसमें मतलब डायरेक्ट कौन सी संधि हो जाएगी, उसमें संधि हो जाती है वृद्धि संधि। कौन सी संधि हो जाती है वृद्धि संधि, ये रूल के अकॉर्डिंग होता है। एक मिनट, यस। तो इसमें भी कौन सी संधि हो जाएगी वृद्धि संधि हो जाए सुखार्थ में। इसका मतलब क्या हुआ सुख से युक्त, क्या मतलब हुआ इसका सुख से युक्त। आप जानते हैं सुख से युक्त मतलब यहाँ कौन सा समास आ गया मतलब तत्पुरुष समास, ठीक है। तत्पुरुष समास का भी तृतीया वाला, कर्ता ने कर्म को करण से, तो यहाँ इसका मतलब हुआ सुख से युक्त, तो इसलिए यहाँ वृद्धि संधि हुआ। और फार्मूला कौन सा था, आप फार्मूला देख सकते हैं मतलब किस फार्मूले के अकॉर्डिंग हुआ ऐसा। तो रीते च तृतीया समासे, ठीक, यही इस फार्मूले के अनुसार यहाँ कौन सा संधि हुआ वृद्धि संधि। वैसे देखने में तो लग रहा था कि कौन सा संधि होगा दीर्घ संधि, पढ़ने में लग रहा है कि दीर्घ संधि होना चाहिए, लेकिन दीर्घ संधि नहीं, यहाँ होगा वृद्धि संधि, ओके। चलिए उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा, ये नया था। और जैसे अगर एग्जाम्पल देखना हो दूसरा तो आ जाएगा, जैसे दुखार्तः आ जाए, मान लीजिए कभी एग्जाम में आ गया आपके पास कि दुखार्तः, तो इसमें भी कौन सा समास हो जाएगा वृद्धि समास ही आप लगाएंगे। इसका विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा मतलब दुख प्लस ऋतः। ऐसे ही अगर मान लीजिए कभी आ जाएगा कष्टार्थ, कष्टार्थः, तो उसका भी विच्छेद करेंगे तो कष्ट प्लस ऋतः, तो वहाँ भी क्या हो जाएगा कष्ट से युक्त मतलब वृद्धि संधि हो जाएगा। ऐसे कुछ शब्द हैं मतलब अपवाद के रूप में आप कह सकते हैं, तो इसको आपको याद ही रखना पड़ेगा। इस रूल के अनुसार रीतीय छ तृतीया समासे के अनुसार इसमें हमेशा वृद्धि संधि होगी। मतलब उसमें क्या क्या होना चाहिए रित वर्ड मतलब रित होना चाहिए, और उसके बाद उसमें कौन सा समास होना चाहिए तृतीया तत्पुरुष समास। चलिए उम्मीद है आपको ये लास्ट वाला प्रश्न मतलब समझ में आया होगा। और संस्कृत का यही एक मतलब मुझे लगता है कि यही एक प्रश्न था जो काफ़ी अच्छा प्रश्न था, मतलब जिसका आंसर
जिसको पता था उसका उसकी बात तो नहीं करेंगे, लेकिन लगभग लोगों ने गलत किया होगा, और मैं होता तो मैं खुद गलत करता। चलिए, अब संस्कृत के 10 प्रश्न हो गए। आप मैच कर लीजिएगा कि आपने कितना मतलब लगभग सही सोचा और आपका कितना तैयार है सब। और टॉपिक भी मतलब उम्मीद है आप नोट किए होंगे, मतलब समझे होंगे कि कहाँ कहाँ से आ रहा है। जैसे आ गया विभक्ति से आया, फिर संधि आया, फिर उसके बाद समास आया ना, रूप शब्द रूप आया, और एक और क्या आया, प्रत्यय आया, और उपसर्ग। इतने टॉपिक संस्कृत में पूछे गए थे, और पद्यांश और एक गद्यांश भी था। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इंग्लिश के। संस्कृत के हो गए, इंग्लिश के अब हम क्वेश्चंस देखेंगे कि इंग्लिश में भी बहुत टफ तो नहीं, इजी इजी क्वेश्चन थे और काफ़ी अच्छे प्रश्न थे। चलिए इंग्लिश वाला देखिए। तो इंग्लिश का प्रश्न है कि पुट इन द करेक्ट प्रोनाउन इन द रिपोर्टेड स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। तो एक वर्ड मतलब सेंटेंस दिया है कि राहुल सेड टू मी आई वर्क इन एन ऑफिस, और इसका रिपोर्टेड स्पीच बनाया हुआ है, मतलब वो भी दिया हुआ है, और उसमें आपको भरना है। मैं सबसे पहले लिख देता हूँ क्या लिखा है। राहुल टोल्ड मी दैट, और यहीं आपको भरना है। फिर वर्कड, क्योंकि ये ऑलरेडी आपको रिपोर्टेड स्पीच में दिया ही लिखा ही है, इन एन ऑफिस। तो यहाँ क्या भरा जाएगा, आप जानते होंगे कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूल में प्रोनाउन चेंज कैसे होता है। जैसे सब रूल जानते होंगे, यस ओ एन 1 2 3 पर्सन चेंज, सॉरी प्रोनाउन नहीं। तो सब्जेक्ट किस पर्सन के मतलब जो फर्स्ट पर्सन होगा, ये 1 2 3 का मतलब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो अगर फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट, तो वो मतलब रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन है तो वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, सेकंड पर्सन है तो वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, और थर्ड पर्सन है तो नो चेंज होता है। तो यहाँ जो आई है आप देख रहे होंगे, आई वर्क इन एन ऑफिस, तो आई क्या है, फर्स्ट पर्सन कहा जाता है। तो फर्स्ट पर्सन है तो ये किसके अनुसार चेंज होगा, राहुल के अनुसार। सब्जेक्ट सब्जेक्ट कौन सा है रिपोर्टिंग वर्ब का, राहुल, तो राहुल के अनुसार चेंज हो जाएगा। तो आई राहुल के अनुसार क्या हो जाएगा, ही। तो यही यहाँ भरना था, बस आपको लिखना था आंसर में ही। बाकी तो मैंने इतना सब टाइम समझाने में लिया है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट से सवाल था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि इज स्वीट इन द फॉलोइंग, मतलब एक सेंटेंस है द मैंगोज, मैं लिख दे रहा हूँ, इन द बास्केट, इन द बास्केट आर स्वीट। तो यह प्रश्न पूछा गया है कि जो स्वीट इसमें लिखा गया है ना, ये स्वीट जो आया है, यह इस वाक्य का कौन सा भाग है, मतलब सब्जेक्ट है या प्रेडिकेट। क्योंकि आप जानते हैं एक सेंटेंस का मतलब दो पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो यही पूछा गया कि स्वीट कौन सा पार्ट है। तो जब आप जानते हैं कि सब्जेक्ट वाला पार्ट कौन सा है, द मैंगो, तो सब्जेक्ट तो होगा नहीं, सिंपल कौन सा होगा, प्रेडिकेट। प्रेडिकेट मतलब विधेय, ठीक है, इसका मतलब जो कि कर्ता के बारे में कुछ बताए, इन्फॉर्मेशन दे, वो होता है प्रेडिकेट। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा। प्रेडिकेट आपको लिखना था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये मतलब क्या दिया है, पैसेज रीड, मतलब पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। तो आप पूरा पैसेज पढ़ सकते हैं इन्फॉर्मेशन के लिए, लेकिन मेरा हमेशा से ये मानना रहता है कि पहले आप प्रश्न पढ़ें कि क्या पूछा गया, उसके बाद ज़रूरत पड़े तो पैसेज पढ़ें या फिर डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। जैसे क्वेश्चन का आगे कि व्हाट डिड लियोनार्डो दी विंसी डिज़ाइन इन 1478। तो वो डायरेक्ट सन दिया है 1478। तो आप देख लीजिए पैसेज में कहाँ लिखा गया है 1478, यहाँ देखेंगे लिखा है। तो इसका मतलब आंसर भी इसी के आसपास होगा। तो हिंदी में क्या पूछा गया, अगर हम इसकी बात करें प्रश्न का, तो कहा गया कि लियोनार्डो दा विंसी ने 1478 ईस्वी में क्या डिज़ाइन किया गया था। तो यहाँ लिखा है कि द आर्टिस्ट एंड इन्वेंटर लियोनार्डो दा विंची डिज़ाइंड अ सेल्फ प्रोपेल्ड व्हीकल। तो बस आपको यही आंसर के रूप में लिखना था कि क्या डिज़ाइन किया, अ सेल्फ प्रोपेल्ड व्हीकल। ठीक, अ सेल्फ प्रो व्हीकल, ठीक है, अ सेल्फ प्रोपेल्ड व्हीकल, इसका मतलब एक स्वचालित वाहन, यही डिस्कवर किया था। ठीक, तो इसका यही आंसर हो जाएगा। और आप क्या लिख सकते थे,
मान लीजिए किसी ने सिर्फ व्हीकल लिख दिया था तो भी उसका सही माना गया था, ठीक। और अगर किसी ने क्या लिख दिया हो कि जैसे आप इसके आगे पढ़ेंगे तो लिखा है कि हिज ड्राइंग शोव्ड अ बॉक्सी ओपन टॉप्ड वुडन मशीन विद 3 व्हील्स। तो अगर किसी ने ये दोनों ना लिख के ये भी लिख दिया होगा कि अ बॉक्सी ओपन टॉप्ड वुडन मशीन विद 3 व्हील्स। अगला प्रश्न देखते हैं, ये रहा अगला क्वेश्चन। इसमें कहा गया कि मेंशन अ कॉमन सुटेबल प्रीफिक्स टू द फॉलोइंग वर्ड्स। तो वर्ड्स कौन कौन से हैं? पहला वर्ड है राइट, दूसरा वर्ड है फ्रेज और तीसरा वर्ड है टेक। तो एक कॉमन आपको प्रीफिक्स जोड़ना था, जो इस प्रीफिक्स सफिक्स आप जानते होंगे कि जैसे हिंदी में उपसर्ग और प्रत्यय वैसा होता है, वैसे इंग्लिश में प्रीफिक्स और सफिक्स होता है। तो प्रीफिक्स जो पहले ऐड मतलब शब्द के पहले जुड़कर क्या होता है उसका अर्थ बदल देता है। तो यहाँ एक कॉमन प्रीफिक्स आप क्या जोड़ सकते हैं? हो जाएगा मतलब आंसर री मतलब री राइट हो जाएगा और रीफ्रेश हो जाएगा और फिर रीटेक। री राइट मतलब दोबारा लिखना, पुनः लिखना, रीफ्रेश मतलब ताज़ा होना और रीटेक मतलब क्या होता है कि पुनः दोबारा लेना या फिर ऐसा कुछ, टेक माने लेना, रीटेक माने दोबारा लीजिए, यही हो जाएगा इसका मतलब कॉमन प्रीफिक्स क्या हो जाएगा? री। यही आपको आंसर में लिखना था, बस ये री लिखना था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ये रहा। इसमें भी क्या हुआ कि पोएट्री दिया गया है आपको कि रीड द कॉम्प्रिहेंशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। सबसे पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड एयर? इसको पढ़ते हैं, ठीक है, आर नहीं एयर। तो इसका अर्थ बताना था। तो अगर आपका वो मतलब कहते हैं ना वोकेबुलरी स्ट्रांग है तो फिर पैसेज पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं थी, फिर भी आप पैसेज पढ़ सकते हैं। और यहाँ दूसरी लाइन में है कि एयर हाफ माई डेज। इसका मतलब एयर मतलब हो जाएगा बिफोर, ईयर मतलब क्या हो जाता है यहाँ? बिफोर हो जाएगा। तो यही आपको आंसर में लिखना था, बिफोर ऑफ हाफ माई डेज, इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ये रहा अगला प्रश्न। इसमें पूछा गया कि राइट द मैस्कुलिन फॉर्म ऑफ बी। बी मतलब क्या होता है? मधुमक्खी, मतलब मादा मधुमक्खी। तो इसका मैस्कुलिन मतलब जो मतलब नर वाला भाग होगा वो उसका इंग्लिश क्या हो जाएगा? तो इसका मैस्कुलिन जो जेंडर होगा वो हो जाएगा ड्रोन। क्या हो जाएगा? ड्रोन मतलब हो जाएगा नर मधुमक्खी। क्या हो जाएगा? नर मधुमक्खी। यस, ये हो जाएगा। तो ये फेमिनिन जेंडर में है, ये मतलब किस में है? फेमिनिन में। और ये ड्रोन किस में हो जाएगा? मैस्कुलिन जेंडर में। ओके, चलिए तो ये भी जेंडर से भी क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश में। ये देखिए अगला प्रश्न है कि यूज द सुटेबल कंजक्शंस टू द कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। तो सेंटेंस क्या है? सबसे पहले लिख देते हैं, ही वॉज नॉट ओनली पनिश्ड, ही वॉज नॉट ओनली पनिश्ड डैश फाइंड। ठीक, तो आप जानते होंगे कि यहाँ मतलब कंजक्शन पूछा गया, यहाँ क्या भरा जाएगा? तो नॉट ओनली बट आल्सो, मतलब जो ये होता है ना कि नॉट ओनली के साथ हमेशा बट आल्सो आता है कि ही वॉज नॉट ओनली पनिश्ड, वह केवल मतलब दंडित ही नहीं किया गया बट आल्सो मतलब अभी तो वह उसके ऊपर फाइन भी लगाया गया। ठीक है, तो नॉट ओनली के साथ हमेशा क्या लगेगा? बट आल्सो। तो यही आपको लिखना था, ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, ये मतलब 8वां, आइडेंटिफाई द वॉइस इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो फॉलोइंग सेंटेंस मतलब जो नीचे दिया गया है, नीचे मतलब सेंटेंस क्या है? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल इन्वेंटेड, आप देख सकते हैं वहाँ भी लिखा है द टेलीफोन। ठीक, तो इसमें क्या किया कहा गया कि ये कौन से वॉइस में है, बस इतना बताना है। तो वो आप देख रहे हैं कि यहाँ कौन प्रधान है? कर्ता प्रधान है, तो फिर कौन सा हो जाएगा वॉइस? एक्टिव वॉइस, सिंपल एक्टिव वॉइस हो जाएगा। कौन सा वॉइस हो जाएगा? एक्टिव वॉइस में ये सेंटेंस है। तो आंसर आपको लिखना था एक्टिव वॉइस। पैसिव वॉइस में कब होता? जब यही मतलब सबसे पहली बात आप जानते हैं बाई लगा होगा, मतलब बाई लगा होता, जैसे द टेलीफोन वॉज इन्वेंटेड बाई अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, तो वो पैसिव वॉइस में होता है। तो यहाँ ऐसा कुछ है नहीं, तो एक्टिव वॉइस इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 9वां अंग्रेजी का और पेपर का 29वां प्रश्न था कुल। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, द शोल्डर द
शोल्डर मतलब सोल्जर्स, शोल्डर नहीं सोल्जर्स फॉट। उसके बाद ये आपको क्या करना था, और गैप मतलब दिया है यहाँ भरना है, फिल करना है, और उसके बाद लिखा है करेज। तो यहाँ कौन सा वर्ड भरा जाएगा जानते हैं, तो सोल्जर फॉट, और मतलब प्रीपोजिशन, कौन सा प्रीपोजिशन भरा जाएगा, तो हमेशा विथ भरा जाएगा। क्या भरा जाएगा, विथ। एक मिनट अच्छे से, मतलब हुआ कि सैनिक साहस से लड़े या साहस के साथ से लड़े, ठीक है, साहस से लड़े एकदम वीरता के साथ। द सोल्जर फॉट विथ करेज। आई कौन लिख दिया, ई नहीं रहेगा, ठीक, विथ करेज हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, मतलब करेज हमेशा विथ लेता है, बस इतना जानिए, विथ प्रीपोजिशन। अगला प्रश्न है इंग्लिश का लास्ट। तो कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विथ एन अप्रोप्रिएट आर्टिकल। यहाँ आर्टिकल लगाना था आपको। तो सेंटेंस है इट इज़, यहाँ डैश दिया है, उसके बाद यूनिक, क्या, यूनिक, UNIQU, यूनिक अपॉर्चुनिटी, बाकी आप जानते हैं, यहाँ लिखा भी है, ठीक। तो यहाँ कौन सा मतलब आर्टिकल भरा जाएगा, आर्टिकल आपसे पूछ रहा था। तो यहाँ बहुत लोग यू देख के, मतलब आप जानते हैं स्वर होता है ना, एक नियम बचपन में हम लोग पढ़ते हैं कि AEIOU, इस मतलब जो वर्ड इन लेटर से स्टार्ट होता है उसके पहले एन लगाया जाता है। लेकिन जब हम और बड़े हो जाते हैं, फिर जब पढ़ते हैं, तो हमको ये सिखाया जाता है कि इस इन लेटर के अनुसार ए नहीं लगाया जाता, बल्कि जो उसका प्रोनाउंसिएशन होता है ना, उसके अनुसार हम ए और एन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ हम जब इसको पढ़ते हैं यूनिक, तो यूनिक जो है ना वो यू से स्टार्ट होता है, और यू आप जानते हैं कि मतलब ये हमको कॉन्सोनेंट का क्या दे रहा है, मतलब आवाज़ दे रहा है, हिंदी का जो व्यंजन है। इसलिए यहाँ हम एन का यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि क्या करेंगे, अ का यूज़ करेंगे। तो कौन सा मतलब हो जाएगा यहाँ आर्टिकल अ। अब जैसे कुछ वर्ड होते हैं ऑनेस्ट, जैसे इसको हम हॉनेस्ट नहीं पढ़ते, ऑनेस्ट पढ़ते हैं। तो स्टार्ट किससे कहते हैं, अ से, लेकिन मतलब अ से स्टार्ट करते हैं, अ स्वर है, तो अगर हमको यहाँ ऑनेस्ट लिखा होता है तो एन लगाते हैं, क्या लगाते हैं, एन। तो एच देख के हम ए एन नहीं लगाते हैं, मतलब पहला लेटर, बल्कि उसके प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग हम ए और एन लगाते हैं। उम्मीद है आपको ये प्रश्न भी मतलब इसका उत्तर अच्छा लगा होगा, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। तो ये रहा पूरा टोटल संस्कृत और अंग्रेजी के 10 प्रश्न, 20 प्रश्न कंप्लीट हुए। और लास्ट में अगर आपको लग रहा होगा कि वीडियो अच्छा लगा, काफ़ी हेल्पफुल था आपके लिए, तो कृपया वीडियो को क्या करेंगे, लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, वीडियो अगर आपने हिंदी का वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दिया हूँ, उसके भी प्रश्न जाके देख लें। और आप किसी भी क्वेरी या फिर और डायरेक्ट कांटेक्ट के लिए आप टेलीग्राम के ग्रुप से भी ज्वाइन हो सकते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं पार्ट्स बाकी जो बचेगा और वीडियो मैं लाता रहूँगा। तो फिर से पुनः आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।